ओके, तो इसी प्यारी शुरुआत के साथ हम करते हैं शुरुआत। ये एंग्लो सैक्सन एज के राइटर हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं लिटरेचर क्या रहा है एंग्लो सैक्सन का। ठीक है, लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जो भी राइटिंग उस टाइम पर होती थी वो राइटर्स यूज करते थे क्या, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, वो राइटर्स जिस लैंग्वेज को यूज करते थे ना, वो लैंग्वेज होती थी उनकी ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, और लैटिन लैंग्वेज भी यूज करते थे, बट ये जो लैंग्वेज है इसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। और इसी लैंग्वेज से इस एज का भी नाम पड़ता है क्या, एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है, एंग्लो सैक्सन एज को भी या फिर एंग्लो सैक्सन एज को ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। ठीक है, भूलना नहीं, याद रखना, एकदम से भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं और क्या होता है। सारे जो राइटर्स हैं वो यूज करते हैं क्या, एलिट्रेशन का। ठीक है, इस टाइम पीरियड पर जो लिटरेचर लिखा गया है, जो राइटिंग करी गई है, उसके अंदर जो राइटर्स हैं वो एलिट्रेशन का ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, और क्या करते थे, यहाँ पर कोई राइम स्कीम काम नहीं, मतलब राइम स्कीम नहीं यूज नहीं करते थे। ठीक है, आप बोलोगे एलिट्रेशन क्या है मैम, तो देखो एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन होना वर्ड्स का या फिर किसी सेंटेंस का बार बार रिपीटेशन होना। तो ये जो भी पोइम लिखते थे उसके अंदर क्या है ना, पोइम की लाइन रिपीट होती रहती थी। ठीक है, तो वो वाला ट्रेडिशन हम नहीं करते क्या, हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो पोइम होती है उसके अंदर भी बार बार रिपीटेशन होता है लाइंस का। ठीक है, अभी आप एक दो याद कर लो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उसकी बुक्स उठाओ और देखो कि उनकी जो पोइम होती है ना उसके अंदर लाइंस रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, और देखते हैं, अब बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या होता है पता है, राइम स्कीम होता है जो भी पोइम अगर लिखी गई है, पोइम के लास्ट में कोई भी वर्ड का एंडिंग साउंड जब सेम होता है ना, तो उससे एक रिदम बनता है। ठीक है, उससे एक रिदम बनता है। लाइक मैंने जैसे बोल दिया कि पोएम तो देखो मेरे को याद नहीं आ रही, पर ये जो हमारी राइम स्कीम होती है ये ऐसी होती है, ए बी बी सी सी, ऐसे नहीं होता कि मतलब जो लाइन एंडिंग हो रही है ना, एंडिंग का जो साउंड है, किसी वर्ड की एंडिंग का जो साउंड है वो पहली लाइन का भी सेम है, दूसरी लाइन का भी सेम है। ठीक है, ऐसा 3-4 लाइन में भी हो सकता है, ऐसे एक लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, और वो दूसरी लाइन में भी सेम है और तीसरी लाइन में भी सेम है, वो चौथी लाइन में भी सेम है, पांचवी में, ऐसे ऐसे सेम होता है ना, तो वो एक राइम बन जाती है। जैसे सॉन्ग बनते हैं तो चाहे सॉन्ग कितना भी लंबा चौड़ा हो लेकिन आना उसको एक ही लाइन पर है। ठीक है, सॉन्ग आप याद कर लो कौन सी है, तो आप समझ गए, मुझे पता है। और देख लो यहाँ पर होता था ओरल ट्रेडिशन। तो भाई साहब, भाई लोगों, मैंने आपको बताया है कि देखो जब यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज होगा, मतलब रिपीटेशन होता है चीजों का। ठीक है, ऊपर से जब रिपीटेशन होगा तो उस चीज को आप रिदम में चेंज कर दोगे, मतलब साउंड उसके है ना वो बिल्कुल सेम होने लग जाएंगे। ठीक है, अब साउंड सेम होगा तो वो एक म्यूजिक की टोन में नहीं आ जाएगा, है वो एक म्यूजिक जैसा नहीं बन जाएगा ना। तो बस वो जब एक म्यूजिक जैसा बन जाएगा ना, तब वो लोग क्या करेंगे, ओरली उसको ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, मतलब लोग उसको बोल बोल के सुनाएंगे, गा के सुनाएंगे। अब इतने तो आप भोले नहीं हो सॉरी, हाँ इतना तो सबको पता है कि भाई, जब देखो अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपके हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर ऐसा नहीं होता, जब शादी ब्याह होते हैं तो लेडीज जो हैं वो सॉन्ग, वो उनके जो गाने होते हैं, भजन होते हैं, वो खुद गाती है, गीत जिनको हम बोलते हैं। तो उनके गीत में भी वो एक रिदम होता है, वो किसी भी चीज को, किसी भी कड़ी को किसी भी दूसरी कड़ी के साथ जोड़ के एक म्यूजिक क्वालिटी उसमें दे देते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज यहीं पे अप्लाई होती है। ठीक है, और देख लो यहाँ पर यूज होता था कैनिंग का। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम कैनिंग क्या है, तो देखो दो मेटाफोरिकल जो वर्ड होते हैं उनको कंपाउंड करके किसी थर्ड वर्ड से रिलेट करना। ठीक है, थर्ड वर्ड से कैसे रिलेट करना, देखो हम किसी चीज को डायरेक्ट ना बोलकर उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम बोल के, ऐसे दो वर्ड्स को हम जोड़ के किसी एक वर्ड का मीनिंग सजेस्ट करना। ठीक है, देखो कैसे, जैसे बोन हाउस, ये दो अलग अलग वर्ड को हमने कंपाउंड करा है।
ठीक है। तो बोन हाउस अगर बोल दिया तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के बारे, बॉडी कोई भी हो सकते हैं। बोन हाउस जरूरी नहीं कि इंसानों का ही है भाई, जानवरों के अंदर भी तो हड्डियां होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है। जानवरों के अंदर भी हड्डियां होती है। तो हम बोन हाउस सिर्फ लोगों मतलब इंसान के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, या फिर जो भी इंसेक्ट हमारे होते हैं, ठीक है। और देख लो वेल रोड की अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या निकलता है, जैसे वेल जो होती है वो पानी में होती है, ठीक है। तो उनका जो रोड क्या होता है, वो पानी में ही बनाती है अपनी रोड। तो उसका मतलब वेल कहाँ रहती है, सी में रहती है। हमें इसका मीनिंग ये समझना पड़ेगा कि ये बात कर रहा है सी की, ठीक है। और देख लो अर्थ होल, जब हम किसी इंसान की ग्रेव बनाते हैं तो उसके अंदर फिर हम खड्डा खोदते हैं ना, खड्डे में तो उसको दफनाते हैं, तो वो अर्थ होल हो गया ना। अर्थ होल से एक ग्रेव बन जाता है। तो ऐसे दो वर्ड्स को कंपाउंड करके किसी थर्ड वर्ड का मीनिंग सजेस्ट करना। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और देख लेते हैं थीम क्या होती है इनकी राइटिंग के अंदर। तो थीम की अगर हम बात करें तो थीम ये है कि एक तो हीरोइज्म ज्यादा दिखाया जाता है उनके वर्क में। हीरोइज्म मैंने बताया था, एक हीरो की स्टोरी को लेके पूरा पोइम या फिर पूरा एपिक बोल दिया गया, ठीक है। जैसे हमारे महाभारत क्या रामायण है हमारी भगवान राम के बारे में, शिव पुराण है भगवान शिव के लिए। तो ऐसे होता है ना किसी एक ऐसे पर्सन के लिए कि पर्सन की ब्रेवरी के बारे में बखान करना, ठीक है। और देख लो फेट यहाँ पर यूज किया जाता है। फेट मैंने आपको ग्रीक लिटरेचर में भी बताया था कि फेट क्या है, भाग्य। भाग्य जो है वो बदल जाता है। भाग्य आपको कहाँ से कहाँ पर लाके रख देता है, ठीक है। अब कहीं कोई अगर डाउन है तो उसको अप ले जाता है, कोई अप है तो उसको डाउन ले जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और देख लो रिलीजन, रिलीजियस तो है ही भाई, भाग्य पे बात कर रहे हैं तो भगवान में बिलीव करते हैं कि भाई भगवान ही हमारा सब कुछ करने वाले हैं। एग्जाइल की बात होता है कि देश निकाला करना, ये करना वो करना, चलता ही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्विजन हो रखा था बहुत सारी ट्राइब्स का, तो लोगों को निकाल दिया जाता, कोई नया आता कोई निकाल दिया जाता, ये चलता था। वॉर तो चलता ही था कि जब देखो इंग्लैंड पर कभी कोई आके कब्जा कर रहा है, कभी कोई आके कब्जा कर रहा है, तो ऑब्वियसली कब्जा अगर किसी ने किया है तो लड़ाई तो होनी है, ठीक है। तो और देख लेते हैं और क्या है बात। अगर हम करते हैं क्रिश्चियन मोरालिटी की, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म में जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें बिलीव करते थे लोग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मोरालिटी क्या है उस पे काम करते थे कि अच्छे काम करने हैं, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना है, ठीक है। ये वाला हो गया। और देख लो सीरियस टोन मिलती थी उनके वर्क के अंदर। सीरियस टोन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती चल रही है या किसी का मजाक बना दिया या फिर कोई हंस रहा है। हंसने कॉमेडी तो था ही नहीं, एंग्लो सेक्सन के अंदर कॉमेडी तो देखने को मिलती ही नहीं है। वो हमारी रोमन में थोड़ा सा सटायर मिला था, बाकी ग्रीक में और एंग्लो सेक्सन में सिमिलैरिटीज चीजें हैं, सिमिलैरिटी ही है थीम के अंदर, ठीक है। इनके लिटरेचर में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज ही है, ओके। और देख लो वॉरियर कल्चर है भाई, वॉरियर जहां देखो वॉरियर के बारे में बात हो रही है, जो राइटिंग लिखी जा रही है वो किसी वॉरियर के बारे में लिखी जा रही है। वॉरियर कौन होता है, वही ब्रेव पर्सन जिसके बारे में आप पोएम लिख रहे हो, एपिक लिख रहे हो, वही ब्रेव पर्सन, ठीक है। उसकी ब्रेवरी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। मुद्दे पे आए क्या, आए मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि हम अभी पढ़ेंगे राइटर्स, कौन कौन से वो राइटर्स हैं जिनके लिए हम इतना 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 कोशिश कर रहे हैं कि हमें राइटर्स पता हो, ठीक है। तो देखो मेरे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी आउटसाइड नॉइस आए तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देख लो अगर हम बात करें पहले राइटर की तो वो है हमारे कैडमोन, ठीक है। कैडमोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर, ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नो वन एज ए फेस्ट इंग्लिश पोइट, ठीक है, नो वन एज ए फेस्ट इंग्लिश पोइट, इन्हीं को माना जाता है पहले पोइट, ओके। इंग्लिश लिटरेचर के पहले पोइट इनको माना जाता है, मतलब
एंग्लो सैक्सन एज के अंदर, ठीक है। और देख लो, ये लिखते हैं, इनका वर्क क्या है, जिनको बोलते हैं हिम, ठीक है। इनका 9 लाइन्स की एक पोइम होती है, बिल्कुल छोटी सी पोइम, और उस पोइम का नाम है हिम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो कैडमोन है ना, ये खुद से नहीं करते थे, इनकी जो स्टोरीज हैं, इनके जो वर्क है, उनका रिकॉर्ड कौन देते थे पता है? उस राइटर का नाम है बीड। ये बीड ही है जिन्होंने कैडमोन के बारे में रिवील करा है कि कैडमोन नाम का भी कोई पर्सन था जिन्होंने हिम लिखी है, ठीक है। और ये जो हिम है, ये ओल्डेस्ट मतलब वर्क माना जाता है, ओल्डेस्ट वर्क एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम का ओल्डेस्ट वर्क माना जाता है, ठीक है। और देखो, और ये है कि ये जो बीड राइटर ना, ये खुद एक हिस्टोरियन थे, ये हिस्ट्रीज लिखते थे, ठीक है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं हमारे सेकंड राइटर जो है हमारे साइन वुल्फ। इनको काइन वुल्फ भी बोलते हैं, पर हम बोलेंगे साइन वुल्फ, ठीक है। साइन वुल्फ हमारे गुरुजी, भाई साहब, जो भी हम कह लें, हमारे प्यारे से राइटर्स, ये जो हैं क्रिश्चियन एंड रिलीजियस थीम को फॉलो करते हैं, ठीक है। किसको? क्रिश्चियन और रिलीजियस थीम को फॉलो करते हैं। इन्होंने अपनी 4 मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हैं, ठीक है, या वर्क कह लो। तो इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हैं क्राइस्ट, एलीन, जूलियाना और फेट ऑफ अपोस्टल, ठीक है, फेट ऑफ अपोस्टल। ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट पूछी जाती हैं एग्जाम में, है ना, तो आपको पढ़नी है। ओके, वेट नहीं करना कि जब अब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, पहले ही पढ़ना है। ओके, हाँ। और देख लो, और अगर हम डायरेक्ट आते हैं बीड पे, ठीक है, कौन थे हमारे बीड, जो कि प्यारे से राइटर हैं। ये जो हमारे बीड है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ठीक है। मैंने अभी अभी एक लाइन रिपीट करी थी, क्या लाइन? ये थी कि ये जो बीड है हमारे राइटर, ये लिखते हैं हिस्ट्री, ये एक हिस्टोरियन थे, और ये जहां भी जाते थे ना, उस चीज की हिस्ट्री लिख देते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने कैडमोन के बारे में भी लिखा था, और कैडमोन की हिम को रिवील करा था, ठीक है। हाँ, तो इनका एक वर्क है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, बहुत ही बार पूछा जाता है, और सबको पता भी होना चाहिए, ठीक है। वो वर्क का नाम है द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। क्या नाम है? द एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो इनका वर्क है, ये लिखते हैं, इसके अंदर हिस्ट्री लिखते हैं, किसकी? इंग्लैंड की हिस्ट्री। इस वर्क के अंदर इंग्लैंड की हिस्ट्री वो बताते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें पता चलेगा कि हम अब करेंगे हमारे नेक्स्ट राइटर, जो कि हैं कौन? एल्फ्रेड वेगनर। वेट, थोड़ा सा वेट। एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो ये जो हमारे राइटर है कौन? एल्फ्रेड वेगनर। ये किंग है वेसेक्स के। मैंने आपको बताया वेसेक्स कहाँ है, सेसेक्स कहाँ है, वो सब मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको इसके पहले वाले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। देखना जरूर है, विजिट करना है आपको, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ओके, तो देखो, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे जो किंग द ग्रेट हैं, ये एक ट्रांसलेटर थे, ठीक है। ये एक ट्रांसलेटर थे, और ये प्रमोट करते हैं एजुकेशन को, कहाँ? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इंग्लैंड में एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और ये जो है प्रोज राइटिंग को क्या करते थे? प्रमोट करते थे। प्रोज राइटिंग को ज्यादा एम्फसाइज करते थे, प्रोज लिखना पसंद करते थे, ठीक है। इतना हुआ, और देख लेते हैं, एक है हमारे राइटर वुलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। सॉरी, मैंने कुछ और बोल दिया, वुलस्टोनक्राफ्ट नहीं, राइटर है वो हमारी वुल्फस्टैन इनका नाम है। ये एक पावरफुल सरमन राइटर हैं, ठीक है। इनका कुछ ऐसा वर्क वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और देख लो, अब हम उन राइटर्स की बात करेंगे जिन्होंने राइटिंग तो करी है, लेकिन उन लोगों ने अपनी राइटिंग के ऊपर अपना नाम नहीं मेंशन करा, जिसकी वजह से वो
वर्क जो है रह गए एनोनिमियस राइटर्स का। ठीक है, कि वर्क तो लिखा है पर ये आइडिया नहीं है कि किसने लिखा है। ठीक है, तो हमारे वो वर्क आ जाएंगे। पहला वर्क, द ग्रेटेस्ट एपिक पोइम ऑफ एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है, तो ये हमारी इसको बोलते हैं नेशनल पोइम। ठीक है, इसे बियोवुल्फ को बोलते हैं नेशनल पोइम। ये है बियोवुल्फ। इसके अंदर बियोवुल्फ नाम का एक हीरो होता है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है कि उसकी ब्रेवरी के बारे में बताया जाता है कि वो कितना ब्रेव था, उसने कितने सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं। ठीक है, और देखो, और अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़े तो सी फारर, इसके अंदर हमें बताया गया है एग्जाइल और सफरिंग के बारे में कि लोग जिंदगियों में कितनी पीड़ा है, कितने दुख है, कितना कुछ होता है, हमारी जिंदगी आसान नहीं है, वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई जाती है। और देख लो द वंडरर नाम से ही पता चल रहा है भाई कि भाई वंडरर है तो एक लोनलीनेस की उसके अंदर लोनलीनेस को दिखाया जाता है उस वर्क के अंदर कि अकेलापन कैसा दुखदायक एक है कुछ भी। ठीक है, और देख लो द ड्रीम ऑफ रोड, ये जो वर्क है ये क्रिश्चियन थीम पर है और इसका भी कोई राइटर नहीं है, इसका भी राइटर है लेकिन आता पता नहीं है कि कहाँ चले गए। ठीक है, और देख लो बैटल ऑफ मेल्डोन एक वर्क है जो भी पूछा जाता है बार बार, बट ये वो राइटर्स हैं ये वो वर्क है जिनके राइटर्स का कोई आता पता नहीं है, वो बस लिखे और चल दिए, उनको अब कोई नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, और देख लो अगर हम बात करें इसके अंदर एंग्लो सैक्सन एज के अंदर तो क्या क्या था, जर्मैनिक इन्विजन हो गया था, मतलब जर्मैनिक ट्राइब आकर अब यहाँ पर कर रही हैं तबाही, कर रही हैं क्या, ऑक्यूपाइड कर रही हैं एरियाज को कवर करते करते। जैसे कौन थी वो जर्मैनिक ट्राइब, वो बता देती हूँ, एंग्लो सैक्सन जूट वाले वो जो लोग। ठीक है, क्रिश्चियनाइजेशन अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है, क्रिश्चियन थीम अब आने लग गई है। और वाइकिंग इन्विजन, कभी कोई आकर हमला करता है, लुटेरे आ जाते हैं, कभी कोई लूटता है इंग्लैंड को, कभी कोई लूटता है इंग्लैंड को। अब आपको सोचो, जिस इंसान को मतलब जिस देश को किसी ने इतना लूटा है, अब वो देश अपनी भड़ास कहीं तो निकालेगा ना। जैसे एक इंसान की तरह ही देख लो, किसी के साथ इतना बुरा हुआ है, किसी के साथ इतना बुरा हुआ है। कोई भी आदमी क्राइम तभी करता है जब उसके साथ खुद के साथ बहुत बुरा होता है। ठीक है, ऐसे ये इंग्लैंड खुद तो पहले लूट चुका था, अब निकल पड़ा था दूसरों को लूटने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का कंप्लीट सेशन। आज हम कर चुके हैं हमारी एंग्लो सैक्सन एज को कंप्लीट। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।